Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 2nd September of 2020 and it's a Wednesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हमारे सॉलिसिटर जनरल कौन है? इस वक्त इंडिया के सॉलिसिटर जनरल कौन है? आपको कमेंट सेक्शन का नाम बताना है, इनका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन आता है, इस वक्त हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ईसी के जो इलेक्शन कमीशन है उसके इलेक्शन कमिश्नर कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, फिर उसके कहते हैं नीचे भी कई पोस्ट हैं, तो क्या कहते हैं आपको इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उनका नाम आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? इंडिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है कहते हैं? अब वो आपको नाम बताना है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। इन तीनों के आपको नाम बताने हैं, सॉलिसिटर जनरल, इलेक्शन कमिश्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे इंडिया के हैं। तो क्या कहते हैं इन तीनों का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है, प्रोएक्टिव एक्शन बाय पीएलए अगेन। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि जो पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी, जो क्या कहते हैं चाइना की आर्मी, उसने फिर से प्रोएक्टिव एक्शन किया कि उसने पहले एक्शन चालू किया, उसने पहले एग्रीमेंट तोड़ा। तो क्या कहते हैं जैसे उसने फिर से अंदर इंडिया के अंदर आने की बात की गई है, तो वही कहा गया है कि एग्रेसिव एक्शन देखा गया है। जब कमांडर लेवल टॉक चल रही अभी भी, जो चुशुल पे चल रही थी, बीच बीच में हो रही थी, तो उसके बावजूद उन्होंने किसको तोड़ के, जो कमांडर लेवल टॉक्स उनको तोड़ के ये अग्रेसिव एक्शन दिखाया है। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है। इसमें लिखा है कि चाइनीज ट्रूप इंगेज इन प्रोएक्टिव एक्शन अलोंग द डिस्प्यूटेड बाउंड्री, की वो जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, जो एलएसी है, उस पर उन्होंने फिर से एक्शन दिखाया है कि कहते हैं कि वो लोग इंडिया की तरफ आने की बात की गई है। ऐसा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है। इसमें कहा गया है कि ब्रिगेडियर लेवल टॉक्स चल रही थी, जो शुरू में दोनों तरफ से थे। लोग कहते हैं इंडिया और चाइना से बात चल रही थी, लेकिन तब भी उन्होंने उसको देखते हुए भी उन्होंने क्या कहते हैं इसको टॉक्स को चल रही थी, तभी उन्होंने ऐसा एक्शन दिखाया, तो वो गलत है, ऐसा उनका कहना है। तो इसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर दी है लिंक, उस पर आप क्या कहते हैं क्लिक करके आप टेलीग्राम आप ऐप डाउनलोड करके आप उस पर लिंक की क्लिक करेंगे तो आप क्या कहते हैं चैनल में आ जाएंगे। वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप क्या कहते हैं जो पीडीएफ नोट्स हैं, जो नोट्स पे आप मिलते हैं, वो आप एक्सेस कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो क्या कहते हैं इज ए नोन एज द फॉरेन मिनिस्ट्री। इसे फॉरेन मिनिस्ट्री कहा जाता है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशन बनाए रखने के लिए वर्क करती है। जो मिनिस्ट्री है ये आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज रिप्रेजेंटेशन इन द यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया की तरफ से ये मिनिस्ट्री वर्क करती है। ये और भी इन मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या कहते हैं एडवाइस करती है कि उनकी जो फॉरेन गवर्नमेंट्स या इंस्टीट्यूशन के साथ डीलिंग्स है या एग्रीमेंट्स टाइप के हैं, तो उन पर ये एडवाइस भी करती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको अलग से। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये फॉर्म की गई थी 2 सितंबर 1946 को। आज ही के दिन ये फॉर्म की गई थी 2 सितंबर को। इसका जुरिडिक्शन है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसका हेड क्वार्टर साउथ ब्लॉक रेजिन हिल न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। इसके एम्प्लॉय लगभग 11,403। इसका मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल जो है, इसके जो इसमें मिनिस्टर है वो है सुब्रमण्यम जयशंकर, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं इस वक्त। इसके डिप्टी मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो वी मुरलीधरन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव जो हर्षवर्धन श्रृंगला है, जो आईएफएस है फॉरेन सेक्रेटरी, और इसमें कई और ऑफिसर्स हैं। चलिए अब देखते हैं अगली न्यूज़ हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, टेलीकॉस्ट गेट 10 years टू पे एजीआर ड्यूज टू गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है 20 साल टू सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनीज जो है वो 10 साल का जो टाइम है उनको पे करे, जो उनका ग्रॉस रेवेन्यू रह गया है उसको पे किया जाए। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो होता है एजीआर, वो गवर्नमेंट को पे किया जाए, जो 20 साल का बचा उनका। जो 10 साल का बचा है वो 20 साल से उन्होंने जो पे नहीं किया है उसको कहा गया है कि उसको पे किया जाए। चलिए देख लेते हैं ये एजीआर होता क्या है, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये इज द यूसेज एंड लाइसेंसिंग फ़ी। ये यूसेज और लाइसेंसिंग फ़ी होती है जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर चार्ज की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। ये डिवाइडेड होती है इंटू, इट इज़ डिवाइडेड इंटू स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस, जो स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस हैं, लाइसेंसिंग फ़ी पेग बिटवीन 3-5% और
8% जो होता है उस पर वो दिया जाता है। ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा क्या कहते किया जाता है। द चार्जेस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ऑल रेवेन्यूज अर्न बाय टेलीकॉम। ये जो टेली कंपनी के द्वारा जो रेवेन्यूज जनरेट होता है उसके हिसाब से चार्ज किया जाता है, इंक्लूडिंग नॉन टेलीकॉम रिलेटेड सोर्सेज जैसे डिपॉजिट इंटरेस्ट हो या एसेट सेल हो, उस पर भी टेलीकॉम का देखा जाता है, उसके हिसाब से उनके ऊपर चार्जेस लगते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, लोन मोरेटोरियम इज एक्सटेंडेड टू 2 years। ये लोन मोरेटोरियम जो था उसे एक्सटेंड कर दिया गया 2 साल के लिए, ऐसा सोलिसिटर जनरल मेहता ने सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। जो हमारे सोलिसिटर जनरल इस वक्त हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा, कहते हैं कि जो अपीयरिंग फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि जो लोन मोरेटोरियम था उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और वो 2 साल तक एक्सटेंडेबल है, कि वो 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ देखने से पहले सॉलिसिटर जनरल के बारे में देख लेते हैं कि सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है। आप बताइए कि हाईएस्ट जो फर्स्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है इंडिया कंट्री का, किसी भी फर्स्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट ऑफिसर कौन होता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। ये ऑल्सो एडवाइजेज द गवर्नमेंट इन लीगल मैटर्स। क्या कहते हैं, ये सॉलिसिटर जनरल अपॉइंटेड होता है 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा, जो कैबिनेट के द्वारा बनाई जाती है, जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके ऑफिसेज एंड ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 के द्वारा अटॉर्नी जनरल का कहते हैं जो ऑफिस है या ड्यूटीज है वो अपॉइंट की जाती है, और जो सॉलिसिटर जनरल हो गया या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनकी ऑफिस या ड्यूटीज गवर्न की जाती है लॉ ऑफिसर रूल्स 1987। और कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है कि उनके क्या ऑफिस होना चाहिए, क्या पीरियड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिया है कि क्या ड्यूटी होनी, ऐसा कुछ नहीं है उनका। दस दे आर स्टैचुरी पोस्ट एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। वो एक स्टैचुरी पोस्ट है, ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल। अटॉर्नी जनरल हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। की अटॉर्नी जनरल के पास होती पावर, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता किसी पार्लियामेंट में। लेकिन सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनके पास ये भी राइट नहीं होती कि वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, 5 हेल्ड अंडर एनएसए फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स। की कहते हैं 5 लोगों को एनएसए के अंदर नॉर्म्स को वायलेट करने पर क्या कहते हैं चार्जेस लगे। तो एनएसए क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको हम लोग देख लेते हैं अलग से। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये क्या कहते हैं एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, जो क्या कहते हैं किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकते हैं पर्सन इन ऑर्डर टू कीप हिम फ्रॉम कमिटिंग फ्यूचर क्राइम। की फ्यूचर में कोई क्राइम ना करे, या कोई फ्यूचर में ऐसा काम ना करे कि स्केपिंग फ्यूचर प्रोसिक्यूशन बचने के लिए ये किया जाता है। आर्टिकल 22(3) जो है वो कहता है कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी फॉर रीजन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक। कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो स्टेट सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के लिए किया जाना चाहिए किसी भी पर्सन के ऊपर, इसमें ये बात की गई है। आर्टिकल 22(4) कहता है कि नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ पर्सन लॉन्गर देन 3 मंथ्स। कि किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऐसा लॉ कोई नहीं कहता कि 3 महीने से ज़्यादा किसी को डिटेंशन होना चाहिए किसी पर्सन का। जो लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद जो पीरियड ऑफ डिटेंशन था उसे 3 से 2 महीने कर दिया गया। जो पहले 3 महीने तक, कि 3 महीने तक कर सकते हैं किसी पर्सन को डिटेंशन, वो अब 2 महीने तक है। सच अ पर्सन इज डिटेन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। द एनएसए एम्पावर्स द ये एम्पावर भी करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि किसी पर्सन को डिटेन करने के लिए, जिससे इन फ्यूचर कोई वो नेशनल सिक्योरिटी को डैमेज ना कर पाए। द गवर्नमेंट ऑल्सो डिटेन अ पर्सन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर। की पब्लिक ऑर्डर को कोई डिस्टर्ब करता है तो उस वक्त भी उसके ऊपर ये लगता है। पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट क्या है, द मैक्सिमम पीरियड किसी भी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है वो है 12 महीने। द राइट टू बी इन्फॉर्म फॉर द रीजन ऑफ द अरेस्ट। की ये जरूर है कि अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन लगता है तो उसे बताना पड़ता है कि आपके ऊपर क्यों लगा है। अंडर एनएसए कोई भी पर्सन डिटेन डार्क शुड बी, कोई भी कहते हैं धोखे में नहीं रखा जा सकता किसी को, कि उसको कि 5 दिन के लिए धोखे में रख दिया कि अभी 5 दिन के लिए तुम्हारे ऊपर लगा है, उसके बाद हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। अंडर एनएसए द अरेस्टेड पर्सन इज नॉट एंटाइटल टू एनी एड ऑफ एनी लीगल प्रैक्टिशनर। की जब किसी के ऊपर एनएसए लगता है तो वो किसी
लीगल प्रैक्टिशनर से नहीं मिल सकता कि उसे मदद मिल जाए उससे, तो उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं होती एनएसी के अंदर। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अब आता है आज का पहला एडिटोरियल। पहला एडिटोरियल हम लोग देखते हैं इनएविटेबल कोलैप्स। कि जैसे हमने देखा है कि जब विद कोविड 19 हिटिंग, जब से कोविड 19 आया तब से जो प्राइवेट कंजप्शन है या डिमांड रिकवरी है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे हो रहा है। जैसे हमने देखा है कि इंडिया की जीडीपी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई है। इस वक्त अप्रैल से जून क्वार्टर में तो 23.9% श्रैंक आया है जीडीपी पे। और काफ़ी ज़्यादा प्रोविजनल डाटा शो में ऐसा माना गया है। ऐसा कहा गया है कि कोविड 19 लॉकडाउन के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई फर्स्ट थर्ड क्वार्टर में, और मई में मेनली ये क्या कहते हैं जीडीपी बहुत ज़्यादा श्रैंक किया है। प्राइवेट कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग ये जो 60% है जीडीपी का, कॉन्ट्रैक्ट 26%। जो 60% है जीडीपी का वो इस वक्त 26.7% है जो प्राइवेट कंजप्शन होता था। जैसे क्या कहते हैं जब छुट्टियां होती थी गर्मी की छुट्टी में अप्रैल टू जून जून तक, तो उसका क्या कहते हैं मेनली लोग बाहर जाते थे घूमने टहलने, तो टूरिज्म में पैसा आता था। कहते हैं फूड होटल्स होटल्स तो जीडीपी एक्सपैंड करता था। लेकिन इस बार कोरोना कारण कहीं लॉकडाउन था मैक्सिमम, तो क्या कहते हैं जिसके कारण लोग कहीं नहीं गए। तो ये जीडीपी में इसीलिए श्रिंक आया है, इसमें ये बात की गई है। इसमें वो भी कहा गया जैसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वाज द वर्ड कि जैसे इस वक्त इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जो थी उनमें काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हिट आया है कि कोलैप्सिंग 47% कोलैप्स की है। और श्रिंकिंग शेयर ऑफ जीडीपी टू अबाउट 22% फ्रॉम 32% आई है। जो 32% था हर साल वो 22% इस वक्त हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीमेंट आया हर चीज़ में। इसमें ये भी लिखा है कि कंस्ट्रक्शन सफर्ड द मोस्ट, की कंस्ट्रक्शन वर्क जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किए उनके कारण। जो 50% तक, और ट्रेड होटल्स कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट ब्रॉडकास्टिंग ये चीज़ें थी, इनमें भी 47% का श्रैंक आया। तो इस पैंडेमिक के कारण काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में आया धीरे धीरे, तो इसलिए ऐसी दिक्कतें हैं। लास्ट में से कहा गया है कि एग्रीकल्चर टू फेसेस हेडविंड्स। क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर में ये हेडविंड्स फॉर्म क्या कहते हैं फेस किए। अगर एक जैसे हमने देखा कि एक अगस्त में जो रेनफॉल होती थी मेनली, तो ज़्यादा रेनफॉल होने के कारण वहाँ पे भी कुछ जगहों पे ज़्यादा रेनफॉल हो गई है, ज़्यादा बरसात हो गई, तो उसके कारण क्रॉप डैमेज हुई है। और कुछ जगह पे क्या कहते हैं रेनफॉल ही नहीं हुई, बस बाढ़ ही बाढ़ आ रही है, तो जिसके कारण हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो एग्रीकल्चर में भी क्या कहते हैं उतना फ़ायदा नहीं है, इसमें भी दिक्कतें आई लोगों को, तो इसमें वही बात की गई है इस पूरे एडिटोरियल में। जो जीडीपी क्यों इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया है या श्रैंक किया है, ऐसा क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, इस पे बात की गई है पूरे एडिटोरियल में। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल है इन कश्मीर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। क्या कहते हैं कि जो कश्मीर है उसमें भी अभी जैसे पिछले अगस्त को क्या कहते हैं वो हुआ था जिसमें आर्टिकल 370 और 350A हटाया गया था अगस्त में लास्ट ईयर। जिसके कारण के जो हमारा स्टेट था जम्मू कश्मीर उसको दो भाग में बांट दिया गया, दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो जिसके कारण कहा गया था कि अब कंडीशन अच्छी होगी उसकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसके कारण जो जब ये हटाया गया आर्टिकल 370 और आर्टिकल 350 ए, तो उसके बाद से क्या कहते हैं जो पाकिस्तान था उसने कहा कि ये स्टेप गलत है। चाइना ने भी क्वेश्चन किया कि आप ऐसे कैसे हटा सकते हैं, ये इंटरनल मैटर नहीं है इंडिया का, ये इंटरनेशनल मैटर है। तो ऐसा कह के उन्होंने कई स्टेटमेंट दी हर कंट्री से। इस तब से थोड़ा चाइना से हमारा इंडिया का थोड़ा रिलेशन गड़बड़ किया है। अगस्त 2019 में जैसे हमने देखा कि जो सेंटर की विलिंगनेस पे कि वो पूरा कहते हैं जो जम्मू कश्मीर सब कंडीशन पूरी तरह से सही कर देंगे यूनियन टेरिटरी बना के, तो पूरी तरह से फ़ायदेमंद नहीं हुआ है क्योंकि तब से वहाँ पे लॉकडाउन ही था, क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ खुल नहीं रही थी। जैसे इंटरनेट सर्विसेज कुछ डिस्ट्रिक्ट में अब जाके खुली है, तो वहाँ पे कंडीशन बहुत बेकार हो गई थी क्योंकि कॉलेजेस में भी बच्चे नहीं जा पाए थे, तो कई कंडीशन थी, कई चैलेंजेस हैं। तो इस पूरे एडिटोरियल में वही बताया गया चैलेंजेस के बारे में कि जैसे कुछ लीडर्स थे उनको क्या कहते हैं पब्लिक सेफ्टी के लिए कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको क्या कहते हैं डिटेंशन दे दिया गया था। कि जैसे सीनियर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती या नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर के जो लीडर थे फ़ारूक अब्दुल्ला, इन लोगों को डिटेन कर दिया गया था। क्या कहते हैं कि उनको घर में ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया था कि हाउस में रहें। अभी भी वो लोग हाउस अरेस्ट में ही हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया है। तो इस तरह से कई चैलेंजेस हैं, उसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। चैलेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस जैसे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस क्या हैं, जैसे कि जैसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस था पहले, उसको हटा के अब एक जम्मू कश्मीर को नॉर्मल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसी तरह 2019 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था
सब क्लॉज टू आर्टिकल 367 जो था, रिप्लेसिंग द टर्म कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर टू मीन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हटा के लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया होगा। जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर थी उसको गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर एक्टिंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर दिया गया था। इसमें कन्वर्जन ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 3, कहते हैं कि उसमें आर्टिकल 3 का भी वायलेशन हुआ था। इन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंशियल आल्सो रिक्वायर्स द कॉन्फ्रेंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, कहते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था जब स्टेट का, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी पास हुआ था जम्मू कश्मीर को कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह के कई चैलेंजेस थे। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या क्या लगते हैं चैलेंजेस जम्मू एंड कश्मीर में, क्या क्या दिक्कतें आई इस हटने से आर्टिकल 50 है। आप चैलेंजेस आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चैलेंजेस जो जो आपको लगे वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, चैलेंजेस क्या क्या हैं इस वक्त भी, और जो आए हैं अगले साल से अब तक के एक साल में क्या क्या चैलेंजेस जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को सहने पड़े, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है एनआईए इंस्पेक्ट्स कैमरा फुटेज इन सेक्रेटरीट की। एनआईए इंस्पेक्ट करेगा कैमरा फुटेज जो सेक्रेटरीट में, वहाँ पे किया जाएगा, जो शिवा शंकर ऑफिस है वहाँ पे देखते हैं कैमरा चेक होगा। तो एनआईए इसमें इंपॉर्टेंट आता है, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। एनआईए एनआईए एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के द्वारा बनी थी। एक सेंट्रल एजेंसी जो वर्क करती है अफेक्टिंग द सोवरेनिटी सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बनाए रखने के, अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के, स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी। ये एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में बढ़ती है, और टेररिज्म खत्म करने के लिए भी वर्क करती है। जो ट्रीटीज एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स, उन सबको बनाए रखने की भी वर्क करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसके और ब्रांचेस हैं जैसे हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू में यहाँ के ब्रांचेस हैं। इसमें जो क्या कहते हैं टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे उसके बाद इसे बनाया गया था, जो 2008 का मुंबई टेरर अटैक्स था उसके बाद इसे बनाया गया था कि जिससे क्या कहते हैं जो इस तरह के अटैक इन फ्यूचर हो तो उसे कैसे हमें डील किया जाए। जो एनआईए अमेंडमेंट बिल पास हुआ जो 2019 में, उसमें क्या कहते हैं इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफीट करेंसी, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स रोक दिया गया, साइबर टेररिज्म ऑफेंसेस रिलेटेड टू एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 उसको भी उसमें जोड़ दिया गया कि उस तरह की कंडीशन आने पर आप अपना एक्शन ले सकते हैं। इसमें एक स्पेशल कोर्ट भी होती है जो कहते हैं अपना डिसीजन देती है, वो वर्क करती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के द्वारा। अगर भी कोई भी डिसीजन, अगर कोई भी जो जुरिडिक्शन है स्पेशल कोर्ट का, उस पर क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर डिसीजन देती है, और अगर वो डिसीजन जो उस कहते हैं केस पर होता है वो फाइनल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। चलिए अगली न्यूज़ आती है राजीव कुमार टेक्स ओवर एज इलेक्शन कमिश्नर। जो राजीव कुमार है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर 1984 बैच, जो बिहार झारखंड कैडर के थे, उन्हें अब क्या कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। आफ्टर अशोक लवासा, जो अशोक लवासा है उनको एशियन डेवलपमेंट बैंक मिस्टर कुमार रिटायर्ड एज यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी लास्ट फरवरी। इनको क्या कहते हैं लास्ट ईयर क्या कहते हैं ये यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी से क्या कहते हैं रिटायर हुए थे, तो उसके बाद अब इन्हें इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे राजीव कुमार को, और इससे पहले अशोक लवासा थे इलेक्शन कमिश्नर। तो चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ये मैंने पूछा था कि इलेक्शन कमिश्नर कौन है, देखना किसने कैसे सही जवाब दिया है। अगली न्यूज़ आती है इंश्योरेंस आई एडा, कहते हैं सेट्स अ पैनल ऑन इंडेक्स लिंक लाइफ प्रोडक्ट्स की ग्रुप टू सबमिट रिपोर्टिंग टू कि इसमें इंपॉर्टेंट था एडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसने क्या पैनल क्या सेट किया है इंडेक्स लिंक लाइफ प्रोडक्ट्स के लिए, तो इससे इंपॉर्टेंट एडा, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं एडा को। एडा ये एक एपेक्स स्टैचुरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है, डेवलप करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो इंडिया की उसको। इसे बनाया गया था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 में। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करती है राइट्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स की, जो राइट्स होती है पॉलिसी होल्डर्स की। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को। रिन्यू मॉडिफाई कैंसिल और सस्पेंड दिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू मॉडिफाई कैंसिल या सस्पेंड भी कर सकती है। प्रमोट एंड रेगुलेट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है उनको क्या कहते हैं प्रमोट या रेगुलेट करती है। एडजुडिशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंश्योरेंस एंड इंटरमीडिएट, अगर कोई दिक्कत आती डिस्प्यूट रहता है इंश्योरेंस या इंटरमीडिएरीज या इंश्योरेंस
इंटरमीडियरीज, तो उनके बीच में वो जो डिस्प्यूट है उसको भी एडजस्ट करने में ये वर्क करती है। जैसे कभी फ्रॉड हो जाता है, इंश्योरेंस फ्रॉड हो जाता है, लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उनका इंश्योरेंस नहीं होता, जब कुछ दिक्कत आती है तो वो होता नहीं है। तो इन तरह के फ्रॉड को भी ख़त्म करने के लिए भी ये वर्क करती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दें। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।